अकबर और बीरबल शाही फूलों का रहस्य। अकबर बादशाह के दरबार में हर रोज कुछ न कुछ अद्भुत घटित होता था। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता से सारा साम्राज्य खुशहाल था। एक दिन अकबर को उनके निजी बाग से एक शिकायत मिली। वह बाग जिसे खुद अकबर ने अपने हाथों से सजाया था, वहां उगने वाले फूल अचानक मुरझाने लगे थे। दरबार में हलचल मच गई, क्योंकि यह कोई साधारण बाग नहीं था, बल्कि शाही बाग था जिसमें सबसे दुर्लभ और सुंदर फूल खिलते थे। यह मामला अकबर के दिल के करीब था, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह बाग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमेशा से सबसे अनोखे फूल खिलते रहे हैं, पर अब अचानक से सारे फूल मुरझा रहे हैं। यह समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। यह मामला प्राकृतिक नहीं लगता। इसमें कोई गहरी चालाकी हो सकती है। पहला कदम, शाही बाग का निरीक्षण। बीरबल ने सबसे पहले बाग का निरीक्षण किया। वह बाग हमेशा रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता था, लेकिन अब वह बेजान और उदास लग रहा था। कुछ फूलों की पत्तियां पीली हो गई थीं, तो कुछ पूरी तरह से सूख चुके थे। बाग के माली भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। बीरबल ने माली से पूछा, क्या हाल ही में किसी नए खाद या पानी का प्रयोग किया गया है? कोई नई सामग्री तो इस्तेमाल नहीं हुई? माली ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं हजूर। हमने वही किया जो हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन अचानक से इन फूलों ने खिलना बंद कर दिया। बीरबल ने गहरी सोच में पड़ते हुए बाग के हर हिस्से को ध्यान से देखा। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी पगडंडी पर पड़ी जो बाग के उस हिस्से में जाती थी जहां सबसे दुर्लभ फूल उगते थे। यह पगडंडी सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वह बाग के बीचों बीच घने पेड़ों के नीचे छिपी हुई थी। दूसरा कदम, संदिग्ध गतिविधियां। बीरबल ने सोचा कि यह पगडंडी शायद किसी छिपी हुई जगह तक जाती हो, जहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उसने बाग के पहरेदारों से पूछा, क्या इस पगडंडी पर किसी को आते जाते देखा गया है? पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, नहीं हुजूर, हमने यहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। यह रास्ता बाग के एक कोने में जाता है और वहां कभी कोई नहीं जाता। बीरबल को यह सुनकर शक हुआ। वह रात में खुद बाग में पहरा देने का निर्णय करता है। उसने पहरेदारों से कहा, रात में किसी को इस पगडंडी पर आने से रोकना मत, पर ध्यान से देखना कि कौन आता है और क्या करता है। तीसरा कदम, रात का खुलासा। रात होते ही बाग में सन्नाटा छा गया। बीरबल और पहरेदार छिपकर उस पगडंडी की ओर देखने लगे। आधी रात के बाद उन्होंने एक छाया को धीरे धीरे उस पगडंडी की ओर बढ़ते देखा। वह व्यक्ति काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। बीरबल ने पहरेदारों को इशारा किया कि वह व्यक्ति को पकड़ने के बजाय उसे देखना है कि वह क्या करता है। वह व्यक्ति पगडंडी से होते हुए उस हिस्से में गया जहां सबसे दुर्लभ और खूबसूरत फूल उगते थे। वहां पहुंचकर उसने एक छोटी शीशी निकाली और उन फूलों पर कुछ छिड़कने लगा। बीरबल ने यह देखकर अपनी चालाकी से उसे पकड़ने का निश्चय किया। उसने रात भर प्रतीक्षा की और सुबह होते ही उस व्यक्ति का पीछा किया। चौथा कदम, चोर की पहचान। अगली सुबह बीरबल ने अकबर के सामने जाकर कहा, बादशाह सलामत, मुझे इस बाग के मुरझाने का कारण मिल गया है। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि एक साजिश है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, साजिश? कौन कर सकता है ऐसा? बीरबल ने उस संदिग्ध व्यक्ति को दरबार में पेश किया। जब उसका चेहरा सामने आया तो वह और कोई नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का एक गुप्तचर निकला।
उस व्यक्ति ने कबूल किया कि उसे पड़ोसी राज्य के राजा ने भेजा था ताकि अकबर के शाही बाग को बर्बाद कर दिया जाए और राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा सके। वह व्यक्ति एक विषैली दवा का प्रयोग कर रहा था जो उन फूलों को मुरझा रही थी। अकबर यह सुनकर आगबबूला हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। अगर यह बाग बर्बाद हो जाता तो यह हमारे साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती। तुमने हमें और हमारे राज्य को एक बड़ा संकट टालने में मदद की है। अंतिम चरण, बाग की बहाली। बीरबल ने उस विषैली दवा को नष्ट करने का तरीका खोजा और बाग में पुनः जीवन लौटाया गया। माली और बाग के अन्य कर्मचारी फिर से पूरी मेहनत से बाग की देखभाल करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वह बाग पहले जैसा खिल उठा और शाही फूल फिर से अपनी पूरी रौनक के साथ खिलने लगे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें एक बड़ी परेशानी से बचाया है। तुमने न केवल बाग को बचाया बल्कि हमारी प्रतिष्ठा भी बरकरार रखी। तुम सच्चे बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। यह बाग हमारे राज्य की सुंदरता का प्रतीक है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य था। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से न केवल शाही बाग को बचाया बल्कि एक बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया। अकबर का दरबार फिर से शांति और खुशहाली की ओर बढ़ चला और शाही बाग की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। अकबर और बीरबल, अदृश्य कलाकार की पहेली। एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में कला और संस्कृति की बड़ी धूम मची रहती थी। अकबर स्वयं एक महान कला प्रेमी थे और उन्होंने दरबार में कई उत्कृष्ट कलाकारों को प्रोत्साहित किया था। एक दिन दरबार में एक विचित्र खबर आई। दरबार के सबसे प्रतिष्ठित चित्रकार नसीरुद्दीन ने अकबर से शिकायत की कि उनके बनाए हुए चित्र अचानक गायब हो जाते हैं। नसीरुद्दीन ने दरबार में कहा, जहां पनाह, मैं अपनी पूरी मेहनत से एक एक चित्र बनाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं उसे पूरा करता हूं वह चित्र कहीं गायब हो जाता है। ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन कर रहा है और यह कैसे हो रहा है। मैं इस अदृश्य चोर से परेशान हूं। अकबर यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस अदृश्य कलाकार की पहेली को सुलझाना तुम्हारे ही बस की बात है। नसीरुद्दीन दरबार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं और उनके साथ ऐसा होना एक बड़ी चिंता की बात है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह निश्चित रूप से कोई साजिश है। मैं इस मामले की जांच करूंगा और जल्द ही इसका रहस्य सुलझा दूंगा। पहला कदम, चित्रकार की कार्यशाला का निरीक्षण। बीरबल सबसे पहले नसीरुद्दीन की कार्यशाला में पहुंचे जहां वह अपने चित्र बनाते थे। यह जगह बड़ी शांत और सुरम्य थी। चारों ओर रंगों और ब्रशों का ढेर लगा हुआ था। हर कोने में कुछ न कुछ सुंदर कला का नमूना रखा था। लेकिन बीरबल का ध्यान खास तौर पर उस स्थान पर गया जहां नसीरुद्दीन ने अपने चित्र बनाए थे। बीरबल ने नसीरुद्दीन से कहा, आप मुझे दिखाइए कि आप किस प्रकार चित्र बनाते हैं और फिर वह गायब कैसे हो जाता है। नसीरुद्दीन ने एक चित्र बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक अद्भुत चित्र तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने अंतिम रेखा खींची और चित्र पूरा हुआ, वह चित्र अचानक गायब हो गया। वहां केवल एक खाली कैनवास रह गया। बीरबल यह देखकर सोच में पड़ गए। यह दृश्य निश्चित रूप से असामान्य था। नसीरुद्दीन खुद हैरान थे और बीरबल को समझ नहीं आ रहा था कि चित्र कहाँ गया। दूसरा कदम, कलाकारों की दुनिया में साजिश।
बीरबल ने नसीरुद्दीन से कुछ और सवाल किए और पता चला कि हाल ही में दरबार में कई नए कलाकार आए थे। इनमें से कुछ कलाकार दरबार के बाहर के थे और कुछ अन्य राज्यों से आए थे। बीरबल को शक हुआ कि कहीं यह कला जगत की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी ने नसीरुद्दीन के नाम और उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की योजना बनाई हो। बीरबल ने दरबार के कलाकारों पर नजर रखने का निर्णय किया। उन्होंने एक एक कलाकार से बात की और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसमें कोई सीधा सुराग नहीं मिला, लेकिन बीरबल को एहसास हुआ कि एक नया कलाकार ज़हीर हाल ही में दरबार में आया था और उसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थीं। तीसरा कदम, ज़हीर की चालाकी का पर्दाफाश। बीरबल ने ज़हीर पर नजर रखनी शुरू की। वह एक सामान्य कलाकार की तरह दिखता था, लेकिन उसकी कला में कुछ खास बात नहीं थी। बीरबल को शक था कि ज़हीर ही इस साजिश के पीछे हो सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए पक्के सबूत चाहिए थे। एक रात बीरबल ने ज़हीर के घर के पास पहरा लगवाया और खुद छिपकर उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करने लगे। आधी रात के बाद बीरबल ने देखा कि ज़हीर अपने घर से बाहर निकला और नसीरुद्दीन की कार्यशाला की ओर बढ़ा। उसके पास एक अजीब सी चमकदार सामग्री थी जिसे वह अपने साथ ले जा रहा था। ज़हीर ने नसीरुद्दीन की कार्यशाला में घुसकर उस कैनवास पर कुछ छिड़का जहां नसीरुद्दीन ने अपने चित्र बनाए थे। बीरबल यह देख रहे थे कि ज़हीर कोई विशेष द्रव्य उस कैनवास पर लगा रहा था जो चित्र को अदृश्य कर देता था। चौथा कदम, साजिश का अंत। बीरबल ने ज़हीर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अगले दिन एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर को बताया कि वह इस समस्या का समाधान करने वाले हैं। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी और कलाकार इकट्ठा हुए। बीरबल ने नसीरुद्दीन से कहा, आप फिर से एक चित्र बनाइए, लेकिन इस बार मैं कुछ खास तैयारियां कर चुका हूं। नसीरुद्दीन ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। उसने एक सुंदर चित्र बनाया और सभी ने उसकी तारीफ की। लेकिन जैसे ही चित्र पूरा हुआ, वह फिर से गायब हो गया। यह देख सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि इस साजिश को उजागर किया जाए। बीरबल ने ज़हीर को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हें कला का कितना ज्ञान है? ज़हीर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हुजूर, मैं भी एक कलाकार हूं, पर मैं नसीरुद्दीन जैसे महान कलाकारों की बराबरी नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम कलाकार नहीं बल्कि एक साजिशकर्ता हो। बीरबल ने सबके सामने ज़हीर की योजना का खुलासा किया। उसने बताया कि ज़हीर एक विशेष प्रकार का द्रव्य कैनवास पर लगाता था जो चित्र को अदृश्य कर देता था। यह द्रव्य केवल कुछ घंटों के लिए ही काम करता था और इसके बाद चित्र फिर से दिखाई देने लगता था। ज़हीर ने यह चालाकी इसलिए की ताकि नसीरुद्दीन की कला और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाए और ज़हीर खुद दरबार का प्रमुख चित्रकार बन सके। अंतिम चरण, न्याय और सच्चाई की जीत। अकबर ने ज़हीर की साजिश सुनकर गुस्से में आकर उसे सख्त सजा दी। नसीरुद्दीन की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल किया गया और उसे दरबार में उच्च सम्मान दिया गया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से साजिश का पर्दाफाश किया और अकबर की अदालत को एक बड़ी समस्या से बचाया। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। इस तरह नसीरुद्दीन के अदृश्य होते चित्रों का रहस्य सुलझ गया और दरबार में फिर से शांति और सौहार्द का माहौल बन गया। सभी कलाकारों ने बीरबल की तारीफ की और उन्हें सच्चे, न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा। अकबर और बीरबल, चमत्कारी जल का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया
जिसने यह दावा किया कि वह एक विशेष चमत्कारी जल लेकर आया है। साधु का कहना था कि यह जल किसी भी व्यक्ति को अमर बना सकता है और सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। इस खबर से पूरा दरबार हिल गया। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अकबर खुद भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। साधु ने कहा, जहां पनाह, यह जल हिमालय के दूरदराज के एक पवित्र गुफा से निकाला गया है। यह केवल उन्हें दिया जाता है जो धर्म और सत्य के पथ पर चलते हैं। जो भी इसका सेवन करेगा वह अमर हो जाएगा और उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। अकबर ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस चमत्कारी जल के बारे में कुछ सोचते हो? क्या यह सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कोई भी चीज अपने गुणों से परखी जाती है, लेकिन इसे परखने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। मुझे इस जल के बारे में और जानने की आवश्यकता है। साधु का दावा। साधु ने जल को दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, आप खुद इसे देख सकते हैं। यह जल साधारण नहीं है। यह विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया है और जो इसका सेवन करेगा उसे कभी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अकबर ने सोचा कि अगर यह जल सच में चमत्कारी है तो वह पूरे राज्य के लोगों को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन बीरबल को साधु की बातों पर संदेह था। उन्हें लगा कि यह कुछ और ही चाल हो सकती है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर साधु का यह दावा सच है तो हमें इसे परखने के लिए इसका परीक्षण करना चाहिए। साधु को अपनी चाल पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह इस प्रस्ताव को मान गया। बीरबल ने कहा, हम इस जल को एक ऐसे व्यक्ति को देंगे जो लंबे समय से बीमार है। अगर वह ठीक हो जाता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है तो हमें इस जल की सच्चाई पता चल जाएगी। साधु ने सहमति जताई और कहा, यह जल किसी को भी अमर कर सकता है, आप जिसे चाहें इसका सेवन करवा सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने शहर के एक बूढ़े आदमी को बुलाया जो लंबे समय से बीमार था। बीरबल ने उसे जल का सेवन करने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने जल पिया और साधु ने कहा, अब वह अमर हो गया है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस जल का प्रभाव क्या होता है। अगले कुछ दिनों तक बूढ़ा आदमी दरबार में आता रहा और उसके स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वह अब भी पहले की तरह ही कमजोर और बीमार था। बीरबल ने ध्यान से उसकी स्थिति को देखा और फिर साधु की ओर रुख किया। सच्चाई का खुलासा। कुछ समय बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर साधु घबरा गया। उसने अकबर से कहा, यह संभव नहीं है। जिसने चमत्कारी जल पिया हो वह कभी मर नहीं सकता। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु महाराज, अगर यह जल सच में चमत्कारी होता तो यह बूढ़ा आदमी नहीं मरता। इसका मतलब यह है कि आपका जल साधारण पानी के अलावा कुछ नहीं है। आपने लोगों को धोखा देने के लिए यह साजिश रची थी। साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी चालाकी पकड़ में आ गई है। उसने अकबर के सामने सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। अकबर ने उसे सख्त सजा दी और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच और झूठ का भेद स्पष्ट करने में माहिर हो। अगर तुम न होते तो शायद हम इस साधु के धोखे में आ जाते। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह,
सत्य हमेशा परखने से ही सामने आता है। हमें किसी भी चमत्कार या अद्भुत दावे पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर ने यह बात मान ली और घोषणा की कि दरबार में कोई भी झूठे दावे करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। लोगों को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई और इस घटना के बाद दरबार में एक बार फिर शांति और सच्चाई का वर्चस्व हो गया। अंत बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर बल्कि पूरे राज्य को एक बड़े धोखे से बचाया। इस घटना के बाद लोग और भी अधिक समझदार हो गए और किसी भी चमत्कारी दावे पर बिना सोचे समझे विश्वास करना छोड़ दिया। अकबर और बीरबल शाही नौका की चोरी। बादशाह अकबर के शासनकाल में दरबार में एक दिन एक अनोखी समस्या लेकर एक व्यापारी आया। व्यापारी बहुत घबराया हुआ था और कहने लगा, जहां पनाह, मेरी एक बेशकीमती शाही नौका चोरी हो गई है। वो नौका न सिर्फ बहुत कीमती थी बल्कि उसमें कई अमूल्य वस्त्र और धातुएं भी थीं, जो मैं एक खास व्यापार के लिए समुद्र पार भेजने वाला था। अगर वो नौका नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बादशाह अकबर ने उसे ध्यान से सुना और फिर अपनी दरबारी सेना को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस नौका को ढूंढा जाए। लेकिन कई दिन बीत गए, नौका का कोई सुराग नहीं मिला। व्यापारी का चेहरा दिन-ब-दिन और भी चिंता से भरता जा रहा था। अकबर ने दरबार में घोषणा की, क्या कोई ऐसा है जो इस गुत्थी को सुलझा सकता है? बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल मैं खोज सकता हूं। मुझे कुछ समय चाहिए और थोड़ी जानकारी। अकबर ने उसे अनुमति दी और बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी नौका कहाँ और कब गायब हुई? व्यापारी ने जवाब दिया, हुजूर, मेरी नौका उस समय बंदरगाह पर थी जब एक दिन सुबह मैंने देखा कि वह अचानक गायब हो गई। मैंने बंदरगाह के सभी पहरेदारों से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। बीरबल ने एक दिन का समय मांगा और बंदरगाह के पहरेदारों और मजदूरों से मुलाकात की। उसने हर व्यक्ति से बात की और ध्यान से उनकी बातें सुनी, पर कहीं से भी सीधा सुराग नहीं मिल रहा था। तब उसने एक अलग तरकीब सोची। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि नौका को ढूंढने का समय आ गया है, लेकिन मैं यह काम एक खास तरकीब से करूंगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें बंदरगाह पर एक बड़ी सभा का आयोजन करना होगा, जिसमें शहर के सभी नाविक और बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूर शामिल होंगे। यह सभा खास तौर पर उस चोरी की नौका के बारे में जानकारी जुटाने के लिए होगी। व्यापारी ने बीरबल के आदेशानुसार सभा का आयोजन किया। सभा में बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि यहां मौजूद किसी व्यक्ति को उस चोरी की नौका के बारे में जानकारी है। मुझे यह भी यकीन है कि वो व्यक्ति खुद को छिपा रहा है। लेकिन अब वो सच्चाई बताएगा, क्योंकि मैं एक जादुई तरकीब इस्तेमाल करने वाला हूं। सभा में हलचल मच गई। लोग बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये सभी छड़ियां एक ही लंबाई की हैं। लेकिन जो व्यक्ति नौका की चोरी के पीछे है, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। जो दोषी नहीं होगा, उसकी छड़ी वैसी ही रहेगी। सभी लोग बीरबल की तरकीब को देखकर हैरान थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी बात का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि बीरबल का न्याय दरबार में अटल माना जाता था। सभी ने अपनी छड़ियां लेकर अपने घर चले गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ। वह सभी व्यक्तियों को बुलाया गया जिन्हें छड़ी दी गई थी। बीरबल ने सबकी छड़ियों की जांच की और पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल मुस्कुराया और उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है नौका चोर।
वह व्यक्ति घबरा गया और घुटनों के बल गिरते हुए कहने लगा, बीरबल, मुझे माफ कर दो। मैंने ही नौका चुराई थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें छिपा खजाना मेरे जीवन को बदल देगा। मैंने डर के कारण अपनी छड़ी रात में काट दी थी, ताकि यह बड़ी न हो जाए, पर अब मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया। बीरबल ने उसे पकड़वा दिया और अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, चोर ने खुद अपनी गलती से अपनी सच्चाई प्रकट कर दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को उचित सजा देने का आदेश दिया। व्यापारी को उसकी नौका और उसके सामान के साथ वापस सौंप दिया गया। फिर से एक बार बीरबल ने अपनी चतुराई से दरबार में न्याय स्थापित किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने अनोखे तरीकों से समस्याओं को हल कर देते हो। तुम्हारी समझदारी और न्यायप्रियता पर मुझे गर्व है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से न सिर्फ नौका वापस मिली, बल्कि यह कहानी भी इतिहास में एक और मिसाल बन गई। अकबर और बीरबल, सोने की बारिश का रहस्य। बादशाह अकबर के शासनकाल में आगरा के लोग एक अद्भुत घटना का अनुभव कर रहे थे। यह एक ऐसी घटना थी जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते थे और दरबार में इसकी चर्चा बड़े जोर शोर से होने लगी थी। लोगों का कहना था कि शहर के एक खास इलाके में हर रात सोने की बारिश होती है। यह सुनकर अकबर खुद भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह खबर सुनकर मैं दंग रह गया हूँ। क्या ऐसा संभव है कि किसी इलाके में सोने की बारिश हो रही हो? लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई न कोई साजिश है। मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य की तह तक जाओ और सच सामने लाओ। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन करते हुए तुरंत उस इलाके की ओर रुख किया, जहां सोने की बारिश होने की बात कही जा रही थी। सोने की बारिश की जांच। बीरबल ने रात होने का इंतजार किया। वह एक साधारण आदमी के रूप में छिपकर उस इलाके में गए, जहां से सोने की बारिश की अफवाहें उठ रही थीं। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कई लोग बड़ी उम्मीद के साथ आसमान की ओर देख रहे थे, मानो सोने की बूंदें गिरने वाली हों। कुछ ही देर में हवा में अजीब सी आवाजें आने लगीं और अचानक आसमान से चमचमाते सुनहरे टुकड़े गिरने लगे। भीड़ में खलबली मच गई। लोग दौड़ दौड़कर उन सुनहरे टुकड़ों को इकट्ठा करने लगे। बीरबल ने देखा कि ये सुनहरे टुकड़े असली सोने के नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चमकदार पदार्थ को सोने जैसा दिखाने की कोशिश की गई हो। उन्होंने एक टुकड़ा उठाया और ध्यान से देखा। यह असली सोना नहीं था, बल्कि किसी अन्य धातु को रंगा गया था ताकि वह सोने जैसा दिखाई दे। बीरबल की खोज। बीरबल ने चुपचाप उस इलाके की गतिविधियों का अवलोकन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पास के एक बड़े मकान की छत से यह सोने जैसी दिखने वाली वस्तुएं गिराई जा रही थीं। मकान का मालिक एक धनी व्यापारी था, जिसका नाम मुस्तफा था। मुस्तफा उस इलाके का सबसे धनी आदमी था और लोगों के बीच उसकी बड़ी इज्जत थी। बीरबल ने छिपकर मकान के चारों ओर घूमकर जांच की और पाया कि मुस्तफा ने एक गुप्त मशीन बनाई थी, जिसके जरिए वह हर रात नकली सोने की बारिश करवाता था। यह सोना केवल उस इलाके में गिरता था और लोगों को भ्रमित करता था। मुस्तफा ने इस सोने की बारिश के जरिए लोगों को अपने वश में किया था ताकि वे उसकी पूजा करें और उसे और भी धनवान बना सकें। मुस्तफा की चाल। मुस्तफा ने जानबूझकर यह साजिश रची थी ताकि वह इलाके के लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। उसने अपने चमचों के जरिए यह अफवाह फैलाई थी कि उसके इलाके में सोने की बारिश होती है और जो भी वहां आएगा उसे अमीर बनने का मौका मिलेगा। इससे इलाके में बड़ी भीड़ जुटने लगी और मुस्तफा का व्यापार और भी बढ़ता गया। लोग सोने के चक्कर में अपना सब कुछ बेचकर मुस्तफा के पास आने लगे
और वह अपनी धूर्तता से सबका धन अपने पास समेट रहा था। लेकिन बीरबल को उसकी यह चाल समझ में आ गई थी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी बताई और कहा, जहां पनाह, मुस्तफा ने लोगों को धोखा देकर उनके धन का शोषण किया है, लेकिन मैंने एक योजना बनाई है जिससे हम इस चाल को बेनकाब कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और अगले दिन दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें मुस्तफा और उस इलाके के सभी लोग बुलाए गए। बीरबल ने दरबार में सभी के सामने घोषणा की, कल रात हम उस जगह जाएंगे जहां सोने की बारिश होती है और जहां पनाह खुद इसका निरीक्षण करेंगे। मुस्तफा को लगा कि उसकी चाल इतनी अच्छी है कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए उसने भी हामी भर दी। सच्चाई का खुलासा। अगली रात अकबर, बीरबल और दरबार के कई प्रमुख लोग उस इलाके में पहुंचे। मुस्तफा ने अपनी मशीन के जरिए सोने की बारिश शुरू कर दी, लेकिन इस बार बीरबल ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने अपने कुछ गुप्त सैनिकों को छत के पास तैनात किया था और जैसे ही नकली सोने के टुकड़े गिरने लगे, उन्होंने मशीन को पकड़ा और सबके सामने ले आए। बीरबल ने सभी के सामने नकली सोने के टुकड़ों को दिखाया और कहा, यह देखो, यह सोना नहीं है, बल्कि एक धूर्त व्यापारी की चाल है। मुस्तफा ने लोगों को धोखा देकर उनके धन का शोषण किया है। अकबर ने गुस्से में आकर मुस्तफा को सख्त सजा दी और उसका सारा धन जब्त कर लिया। अकबर ने घोषणा की, किसी भी व्यक्ति को लोगों के साथ ऐसा छल नहीं करने दिया जाएगा। हमारी जनता की भलाई सबसे पहले है और जो भी उन्हें धोखे से ठगेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लोगों का विश्वास। मुस्तफा की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद लोग बीरबल के प्रति और भी अधिक आभारी हो गए। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी आंखें खोल दीं और उन्हें मुस्तफा के जाल में फंसने से बचा लिया। इस घटना के बाद लोग अकबर के दरबार और बीरबल की बुद्धिमत्ता की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि चाहे कैसी भी चाल क्यों न हो, उसकी समझदारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से कोई भी बच नहीं सकता। दरबार में एक बार फिर से शांति और विश्वास लौट आया और अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा से ही हमारी आंखें और कान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमें हर बार मुसीबत से बचाती है। अंत। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से न केवल अकबर का सम्मान बचाया, बल्कि लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया। लोग अब सोने की बारिश की बजाय सच्चाई और मेहनत की कदर करने लगे। अकबर और बीरबल अनोखा संगीतकार। एक समय की बात है, अकबर का दरबार अपनी शानो-शौकत के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। वहां हर दिन संगीत, कला और विद्वानों के बीच अद्भुत चर्चाएं होती थीं। एक दिन दरबार में एक नया संगीतकार आया, जिसका नाम था जलाल खान। उसने दावा किया कि वह न केवल अपने युग का महान संगीतकार है, बल्कि उसकी संगीत कला इतनी प्रभावशाली है कि उसकी ध्वनि सुनकर लोगों के दिलों में अजीब सी हलचल होने लगती है। जलाल खान ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी संगीत विद्या इतनी अद्भुत है कि मैं अपनी धुनों से किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता हूं। मेरी तान सुनते ही लोग अपने सारे दुख भूल जाते हैं। अकबर ने उसकी बातों पर गौर किया और उसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने जलाल खान को दरबार में एक प्रस्तुति देने का मौका दिया। दरबार में सभी दरबारी, कलाकार और संगीत प्रेमी इकट्ठा हुए। सभी इस अनोखे संगीतकार की प्रस्तुति देखने के लिए उत्सुक थे। संगीत का प्रभाव। जलाल खान ने अपने साज को उठाया और धुन बजानी शुरू की। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि जैसे ही वह बजने लगी, पूरे दरबार में एक अनोखी शांति और सुकून फैल गया। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उसकी तान में खो गया। कुछ ही देर में दरबार के लोग अपनी कुर्सियों से उठकर नाचने लगे।
उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी और ही दुनिया में चले गए हों। अकबर खुद जलाल खान के संगीत से प्रभावित हो गए, लेकिन बीरबल, जो हमेशा से ही सतर्क रहते थे, इस घटना को थोड़े संदेह की नजरों से देख रहे थे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक साधारण संगीतकार की धुन से लोग इस तरह का विचित्र व्यवहार करने लगें। बीरबल ने देखा कि संगीत सुनते ही लोगों का मानसिक संतुलन कुछ समय के लिए डगमगा रहा था। जलाल खान का रहस्य। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह संगीत अद्भुत है, लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें जलाल खान की कला को और गहराई से समझने की आवश्यकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सतर्क हो। अगर तुम्हें कुछ संदेह है तो इस बात की जांच करो, लेकिन जलाल खान के संगीत में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। बीरबल ने जलाल खान के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उन्होंने पाया कि जलाल खान एक साधारण संगीतकार नहीं था, बल्कि उसने संगीत के साथ साथ कुछ गुप्त विद्याएं भी सीख रखी थीं। उसने अपनी धुनों में विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें मिलाई थीं, जो सुनने वालों के दिमाग पर असर डालती थीं और उन्हें अपने वश में कर लेती थीं। बीरबल की योजना। बीरबल को जब जलाल खान की इस चाल का पता चला तो उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन जब जलाल खान दरबार में फिर से अपनी प्रस्तुति देने आया तो बीरबल ने पहले से ही एक विशेष तैयारी कर रखी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे जलाल खान की इस बार की प्रस्तुति को ध्यान से देखना होगा। मैंने कुछ खास व्यवस्थाएं की हैं। जलाल खान ने अपनी प्रस्तुति शुरू की, लेकिन इस बार बीरबल ने दरबार के मुख्य द्वार के पास एक गुप्त स्थान पर कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों को जलाया, जिनकी सुगंध जलाल खान की धुनों के प्रभाव को नष्ट कर देती थी। जैसे ही संगीत बजने लगा, दरबार के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। सभी सामान्य रहे और पहले की तरह विचित्र व्यवहार नहीं करने लगे। जलाल खान खुद चकित हो गया कि उसकी धुन का असर क्यों नहीं हो रहा था। उसने अपनी धुनों को और तेज किया, लेकिन दरबार में किसी पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी योजना सफल हो गई थी। साजिश का खुलासा। बीरबल ने जलाल खान से कहा, जलाल खान, तुम्हारी धुनें अब हमारे दरबार के लोगों पर क्यों असर नहीं कर रही हैं? क्या यह वही संगीत है जिसे तुमने अद्भुत और चमत्कारी बताया था? जलाल खान घबरा गया और अकबर की ओर देखकर बोला, जहांपनाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी धुनें क्यों असर नहीं कर रही हैं। मैंने तो वही संगीत बजाया है जो मैंने पहले बजाया था। बीरबल ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं जलाल खान, तुमने दरबार के लोगों पर अपनी धुनों के माध्यम से गुप्त विद्याओं का प्रयोग किया था। तुम लोगों के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारी साजिश को नाकाम कर दिया है। बीरबल ने दरबार में जलाए गए जड़ी बूटियों के बारे में बताया और अकबर को समझाया कि जलाल खान की धुनें किसी साधारण संगीत की ध्वनियां नहीं थीं, बल्कि उनमें ऐसे तत्व थे जो मानसिक स्थिति को प्रभावित करते थे। अकबर ने जलाल खान को सख्त सजा दी और उसे दरबार से निकाल दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने हमारी और हमारे दरबार की रक्षा की है। जलाल खान ने संगीत के नाम पर हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सूझबूझ से वह सफल नहीं हो सका। सच्चे संगीत की जीत। इस घटना के बाद अकबर ने घोषणा की कि दरबार में केवल सच्चे और निस्वार्थ कलाकारों को ही सम्मान दिया जाएगा। कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन या शक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि वह लोगों के दिलों को सुकून देने वाली और जीवन को बेहतर बनाने वाली होनी चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और जलाल खान की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद दरबार में फिर से शांति और संतुलन लौट आया।
सभी ने सच्चे संगीत की सराहना की और कलाकारों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी कला को लोगों की भलाई के लिए उपयोग करें। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से दरबार को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया और अकबर ने उसे सम्मानित करते हुए कहा, बीरबल, तुम हमारी आंख और कान हो। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें एक बार फिर से मुसीबत से बचाया है। अकबर और बीरबल 7 रंगों का रहस्य। अकबर बादशाह के दरबार में रोजाना कुछ न कुछ नया और अद्भुत घटित होता रहता था। बीरबल की चतुराई से अकबर का साम्राज्य न केवल सुरक्षित था बल्कि वहां की प्रजा भी खुशहाल थी। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। दरबार के दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति आया जो खुद को 7 रंगों का मालिक कह रहा था। उसके पास एक चमकदार संदूक था जिसे उसने कसकर बंद रखा था। उसने अकबर से कहा, यह संदूक शाही खजाने से भी अधिक कीमती है, लेकिन केवल सबसे चतुर व्यक्ति ही इसका रहस्य समझ सकता है। अकबर को यह बात सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने संदूक की ओर इशारा करते हुए पूछा, इसमें क्या है और तुम यह हमें क्यों दे रहे हो? उस अजनबी ने जवाब दिया, इस संदूक में 7 रंग छिपे हैं। जो इन्हें समझ सकेगा वह जीवन के हर रहस्य को जान जाएगा, लेकिन इसका ताला सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही खोल सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं इसे अवश्य समझने की कोशिश करूंगा। पहला चरण, संदूक का निरीक्षण। बीरबल ने सबसे पहले उस अजनबी से संदूक अपने पास लिया और उसे ध्यान से देखा। संदूक लकड़ी का बना हुआ था, पर उसमें अलग अलग रंगों की धातुओं के निशान थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई बहुत ही गहरा और रहस्यमय संदेश छिपा है। बीरबल ने अजनबी से पूछा, क्या इस संदूक को खोलने के लिए कोई विशेष कुंजी है? अजनबी ने जवाब दिया, यह कुंजी तो तुम्हारे भीतर ही है, बीरबल। अगर तुम सही सवाल पूछोगे और सही दिशा में सोचोगे तो यह ताला अपने आप खुल जाएगा। बीरबल को यह सुनकर और भी अधिक उत्सुकता हुई। उसने संदूक को अलग अलग कोनों से देखा, लेकिन ताला बिल्कुल अडिग था। अब बीरबल को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना था। दूसरा चरण, 7 रंगों का संकेत। बीरबल ने संदूक को फिर से ध्यान से देखा और 7 अलग अलग रंगों के छोटे छोटे चिन्ह पाए। हर चिन्ह पर एक अलग रंग की रेखा बनी हुई थी। बीरबल ने उन रंगों को पहचानने की कोशिश की, लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी, बैंगनी और गुलाबी। हर रंग कुछ कह रहा था, लेकिन क्या? बीरबल ने सोचते हुए कहा, ये 7 रंग जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर रंग का अपना अर्थ है, लेकिन हमें इन्हें सही क्रम में समझना होगा। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से बीरबल को देख रहे थे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और रंगों पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरा चरण, रंगों का रहस्य। बीरबल ने पहले लाल रंग को देखा और कहा, लाल रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह हमें यह बताता है कि बिना साहस के कोई भी चुनौती पार नहीं की जा सकती। फिर उसने नीले रंग की ओर इशारा किया और कहा, नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है। यह हमें धैर्य रखने और शांत मन से सोचने की सलाह देता है। इसके बाद हरे रंग की ओर इशारा करते हुए बोला, हरा रंग प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। यह बताता है कि सही दिशा में मेहनत करने से फल अवश्य मिलेगा। बीरबल ने पीले रंग को देखते हुए कहा, पीला रंग खुशी और उम्मीद का प्रतीक है। यह हमें सकारात्मकता और उम्मीद से भरे रहने की प्रेरणा देता है। नारंगी रंग को देखकर उसने कहा, नारंगी रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। यह हमें जीवन में हमेशा सक्रिय और प्रेरित रहने की सीख देता है। बैंगनी रंग को देखते हुए उसने कहा,
बैंगनी रंग ज्ञान और अध्यात्म का प्रतीक है। यह हमें अपने भीतर के सत्य को समझने और दुनिया के रहस्यों को जानने की ओर इशारा करता है। अंत में गुलाबी रंग की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने कहा, गुलाबी रंग प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। चौथा चरण, ताले का खुलना। बीरबल ने सभी 7 रंगों के अर्थ समझाए और फिर एक विशेष क्रम में उन पर उंगली रखी। जैसे ही उसने अंतिम रंग पर उंगली रखी, ताला धीरे धीरे खुलने लगा। सभी ने हैरान होकर देखा कि ताला वाकई खुल गया था। संदूक के अंदर 7 अलग अलग रंगों के रत्न रखे थे। हर रत्न अद्भुत चमक और सुंदरता से भरपूर था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या रहस्य है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, यह संदूक हमें जीवन के 7 महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये 7 रंग जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। साहस, धैर्य, समृद्धि, खुशी, ऊर्जा, ज्ञान और प्रेम, इन 7 मूल्यों के बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति इन 7 रंगों को समझ लेता है, वही असली खजाने का मालिक होता है। 5वां चरण, अजनबी की असली पहचान। बीरबल के इस उत्तर से सभी लोग प्रभावित हुए। अकबर ने उस अजनबी की ओर मुड़कर उसकी तारीफ की, लेकिन तभी वह अजनबी हंसने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अकबर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह खेल क्यों खेला? अजनबी ने उत्तर दिया, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं बादशाह। मैं इस धरती का एक साधु हूं जो सच्चाई और ज्ञान की खोज में रहता है। मैंने सोचा, क्यों न तुम्हारे दरबार में आकर देखूं कि यहाँ कितनी बुद्धिमानी है। बीरबल ने साबित कर दिया कि इस दरबार में ज्ञान का प्रकाश है। अकबर ने यह सुनकर साधु को सम्मानपूर्वक विदा किया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। जीवन के ये 7 रंग सच में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। निष्कर्ष, इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी और सूझबूझ से एक जटिल रहस्य को सुलझाया। अकबर और दरबार के सभी लोग इस अनुभव से प्रेरित हुए और जीवन के उन 7 रंगों की सीख को अपने दिलों में बसा लिया।